डीडी नेशनल पर। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एक शाम और ढल गई, एक दिन और ढल गया, जिंदगी की किताब से एक और पन्ना निकल गया। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी तो कुछ ऐसी ही है और हम भी जिंदगी की रफ्तार के साथ बस बहे चले जा रहे हैं। हम खवातीन का तो पूछिए ही मत, बाहर और घर के कामों से तो हमें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। हम इतने मसरूफ रहते हैं कि ना हम अपने हुनर और ना ही हम अपनी सेहत का ठीक तरह से ख्याल रख पाते हैं। इसीलिए मैं आपकी दोस्त चली आती हूँ हर हफ्ते आपके साथ कुछ लम्हे फुर्सत के बिताने के लिए, जिससे कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त अपने लिए भी निकाल पाएं और अपने सेहत का जो है वो ख़ास तौर से ख्याल रख पाएं। तो अपने आज के इस शुमारे में हम अपनी खवातीन की सेहत के लिए ही लेकर आए हैं कुछ खास जानकारियाँ, और आज हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर सागरिका। तो नाजरीन, आइए आज के शुमारे का आगाज़ करते हैं। बातचीत का ये जो हमारा दौर है इसकी शुरुआत करते हैं और जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सागरिका अग्रवाल, और आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आज आपसे हम तमाम जानकारियां हासिल करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे आज के इस शुमारे के अंदर। डॉक्टर सागरिका, जैसे कि हम सब जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, लेकिन अब चूंकि आप एक डॉक्टर हैं तो आपसे ये जानना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और आज के इस दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं जहाँ पर हमारा लाइफस्टाइल बहुत अलग तरीके का है, तो क्यों ज़रूरत है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज़्यादा नॉलेज होने की हमें? तो भारत में ब्रेस्ट कैंसर की जो दर है वो तेज़ी से बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि पहले कुछ दशकों पहले इसका दर कम था, अब यंग लड़कियों में भी इसकी प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो प्रॉब्लम्स हम 40s में, 50s में, 40-50 साल की उम्र के बाद देखते थे, वो 40 से कम ईयर्स की एज में लड़कियों में देखने में आ रही हैं। और ये एक ऐसी परेशानी है, एक ऐसी बीमारी है जिसका पता अगर जल्दी चल जाए तो बिल्कुल कम्प्लीटली इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इसका इलाज पॉसिबल है। और इसीलिए तो ये जागरूकता पहुँचे, ये सब लोग, सब लड़कियाँ, महिलाएं इसके बारे में अवेयर हों, तो इसलिए इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। हम इसकी जानकारी सब तक पहुंचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि डॉक्टर सागरिका ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आज के समय में बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर से जो हमारी ख़वातीन हैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस होनी काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम में ज़रूरत है इसकी। तो आइए अब इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सागरिका, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत जो है वो किस तरीके से होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम ब्रेस्ट कैंसर के शिकार जो है वो हो चुके हैं, क्या बताएंगे? ब्रेस्ट कैंसर के 5-6 लक्षण हैं जो बहुत ही कॉमन हैं और हर किसी को इसके बारे में, हर महिला को इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ कैंसर्स फीमेल कैंसर्स हैं, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, ओवरीज हैं जो अंडाशय में होती है कैंसर की परेशानी, या फिर सी एंडोमेट्रियम कैंसर, एंडोमेट्रियम या यूट्राइन कैंसर है। ये शरीर के अंदर की ऑर्गन्स हैं और इनके बारे में कई बार बहुत देर में पता चलता है। बट क्योंकि स्तन जो है, ब्रेस्ट शरीर के बाहर हम उनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये चेंजेस हम बहुत पहले पकड़ सकते हैं।
और इनमें जो सबसे ख़ास, सबसे जो पहली सबसे पहला लक्षण है वो होता है ब्रेस्ट में गांठ का होना, कोई गठान अगर आपको महसूस होती है। और कई बार एक और चीज़ मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि औरतें कई बार सोचती हैं कि हम छोटी सी गांठ है और इसमें कोई दर्द नहीं हो रहा तो इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो गांठ होती है कई बार बिल्कुल पेनलेस होती है, उसमें कोई दर्द नहीं होता। और किसी भी तरह की गांठ को हमें उसको देखना है, महसूस करना है, पहचानना है और उसको रिपोर्ट करना है। इसके अलावा जैसे स्किन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जो स्तन के ऊपर की चमड़ी है उसमें आप कुछ उसमें हो सकता है लाली आ जाए, रेडनेस आ जाए, कुछ इन्फ्लेम्ड वो फ़र्क दिखाई दे या चमकती हुई से दिखे। इसके अलावा कुछ डिस्चार्ज हो सकता है, तो निपल से डिस्चार्ज हो सकता है कि पॉसिबल हो, ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, यानी कुछ फ्रेश रेड ब्लड सा आपको महसूस हो या क्लियर डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो ये किसी भी तरह का डिस्चार्ज इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा शेप में, आकार में आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट के साइज़ में आप चेंज महसूस कर सकते हो, हेवीनेस हो सकती है। इसके अलावा हम आर्म पिट्स में, जैसे बगल तक ब्रेस्ट का कुछ टिश्यू बगलों तक जाता है आर्म पिट्स में, तो वहाँ पे भी कुछ गांठें या कॉलर बोन के पास कुछ गांठें देखने में आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और इसके बारे में जैसे हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि सेल्फ एग्जामिन करके हम इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये सब बिल्कुल इनका ध्यान रखना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के काफ़ी लक्षणों के बारे में जो है वो अभी हमने डॉक्टर सागरिका से जाना, लेकिन डॉक्टर सागरिका, क्या कुछ और भी ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की जो शुरुआत है वो हो चुकी है? जी, तो निपल अगर इन्वर्ट हो जाए, अंदर की तरफ धंस जाए, या ब्रेस्ट टिश्यू में से कोई भी आप देखें कि अंदर की तरफ कोई दबाव पड़ रहा है, वो इन्वर्ट हो रही है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है जिस पे ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने बोला कि अभी हम सेल्फ एग्जामिनेशन की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जितनी भी हमारी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, वो ये भी जानना उनके अंदर ज़रूर ये सवाल भी उठ रहा होगा, ये भी जानना चाह रही होंगी कि कौन सी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या फिर कौन से उम्र में ब्रेस्ट कैंसर की जो शुरुआत है वो हो जाती है? क्या मेनोपॉज के बाद ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत होती है? तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? पहले 40 और 50 के दशक में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा सामने आती थी, पर अब यंग लड़कियों में भी इन देयर 30s, एज अर्ली एज मिड 30s में भी हम देख रहे हैं कि ये इनके केसेस आ रहे हैं। और हम 18-20 साल की उम्र के बाद इनफैक्ट कहते हैं कि लड़कियों को, बच्चियों को अपना खुद का एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए। और ये फिर अगर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत लगती है तो वो डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और पर हाँ, ये बात सच है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, अपने आज के शुमारे में हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो इसके सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन डॉक्टर सागरिका, सबसे पहले अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सवाल उठ रहा है मेरे मन में कि ब्रेस्ट कैंसर का ये जो अब दर है, इसके जो केसेस हैं वो अब ज़्यादा जो है वो सुनाई देते हैं। पहले एक समय था, एक दौर था जब हमें बहुत रेयरली सुनने को मिलता था कि हाँ किसी को ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, लेकिन अब जो इसके मामले हैं वो ज़्यादा सामने आने लगे हैं। तो ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इसका दर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और लास्ट के कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल तेज़ी से बढ़ते हुए आज भारत में सबसे ज़्यादा जो फीमेल कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हम लोग खूब तेज़ी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं इनकी नंबर्स। तो एक कारण तो ये है कि ये काफ़ी हद तक हमारे रहन सहन और लाइफस्टाइल से भी इफ़ेक्ट होता है। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं, लेट मैरिजेस हो रही हैं, या हम बच्चे करना जो हम डिले कर देते हैं, कई बार ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से, और ये सब कारण फिर ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत एक ख़ास चीज़ है कि इन
पोल्यूशन, जैसे पेस्टिसाइड्स का प्रयोग है, हम देखते हैं कीटनाशक जो यूज़ होते हैं, केमिकल्स कई तरह के जो यूज़ हो रहे हैं खाने पीने में और पानी में हम तक पहुंचते हैं। इसके अलावा हवा में पोल्यूशन है और मानसिक तनाव जो एक वर्क लाइफ बैलेंस लड़कियों को फेस करना पड़ता है। तो किसी भी तरह का स्ट्रेस जो इंक्रीज़ होता है वो बॉडी में चेंजेस कर सकते हैं और ये कैंसर की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब हम देख रहे हैं कि यंग लड़कियां इस तरफ झुक रही हैं और ये कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं जो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वेट गेन एज अगेन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। तो किसी भी तरह का अगर हम देखते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स आपका ज़्यादा की तरफ है और वज़न ज़्यादा है तो ये भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इस बीमारी में। तो ये तो हमने जान लिया कि अब इसके ब्रेस्ट कैंसर के रेट्स जो है वो क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे कि बार बार अभी आपने बताया कि सेल्फ एग्जामिनेशन भी जो है वो हम कर सकते हैं। तो घर बैठे हम सेल्फ एग्जामिनेशन कोई महिला अगर करना चाहे, कोई ख़वातीन करना चाहे, तो किस तरीके से सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा रोल है और ये हम चाहते हैं कि हर लड़की तक पहुँचे ये बात, हर महिला इस बात को समझे कि कितना ज़रूरी है खुद अपने हाथों से आप अपने ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन कर सकते हैं और किसी भी तरह के चेंज को पहले पकड़ सकते हैं। और अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है कि आप वो इलाज पूरा कंप्लीट हो जाता है और इस बीमारी से पूरी तरह से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इसीलिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूरी है और इनफैक्ट हम चाहते हैं कि ये अगर कोई पुरुष इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो भी अपनी जैसे अपनी माँ को, बहनों को, अपनी वाइफ को ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दें कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए और आगे भी जो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं वो लें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तो शर्मिंदगी की वजह से या कई बार महिलाएं ये चीज़ आगे बता नहीं पाती हैं या शेयर नहीं कर पाती हैं। तो अगर घर के पुरुष खुद ये क्वेश्चन उठाएं और ये जानकारी दें तो ये आसान हो जाएगा उनके लिए आगे आना और इस चीज़ को शेयर करना और डॉक्टर के पास पहुंचकर वो अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती हैं। और बहुत ही रेयर है, वी सी इन लेस देन 1% केसेस, बट पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर के एपिसोड्स हो सकते हैं और केसेस सामने आ सकते हैं। अगेन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से, ज़्यादा वज़न होने की वजह से और कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम पुरुषों में भी देखी गई है। तो डॉक्टर सागरिका, ये तो आपने बहुत ही अच्छी जो है आपने जानकारी दी कि न केवल ख़वातीन में बल्कि मर्दों में भी अब ब्रेस्ट कैंसर या कहें मर्दों में चेस्ट कैंसर के जो चांसेस हैं वो थोड़े रेयरली जो है वो अब दिखने लग गए हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इस तरीके का है और मोटापे के कारण भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमारी ख़वातीन हैं वो सेल्फ अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकती हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो डॉक्टर सागरिका, वो भी आपसे ज़रूर हम यहाँ जानना चाहेंगे। जी, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए लड़कियाँ महीने में एक बार एटलीस्ट नहाते हुए आप शीशे के सामने अपने आप को पोजीशन करके खुद एग्जामिन कर सकती हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए, हर लड़की को पता होना चाहिए कि उसके स्तन का आकार कैसा है, शेप कैसी है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो हम उनको नोट कर सकें। तो थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है और इसमें कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप फॉलो करें तो बड़े आराम से हम पकड़ सकते हैं अर्ली ब्रेस्ट कैंसर को। तो हम इसको 3 फिंगर टेस्ट कहते हैं। तो अपने जैसे दाएं हाथ की 2 या 3 उंगलियों से और टिप से नहीं, आप ये जो फिंगर पैड्स होते हैं उनकी मदद से अपने राइट हैंड को, जैसे लेफ़्ट हैंड है तो उसको आप राइट एंगल पे रख के आप उसको गोलाई में धीरे धीरे निप्पल के चारों तरफ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर, यानी पहले हल्के हाथों से फिर थोड़े दबाव के साथ आप धीरे धीरे पूरे ब्रेस्ट को गोलाई में सर्कुलेट करते हुए एग्जामिन करें और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पूरा। और साथ में कॉलर बोन के आसपास भी कोई गांठ तो नहीं है, और जैसे मैंने पहले कहा कि आर्मपिट्स में, बगलों में कोई टिश्यू तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, छोटी सी छोटी कोई गठान आप महसूस कर रहे हैं तो वो आप डिटेल में देखें और इसी तरह से आप दूसरे हाथ से
जैसे अपने लेफ़्ट फिंगर से आप अपने राइट साइड के ब्रेस्ट को पूरा एग्जामिन कीजिए। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जो हर लड़की कर सकती है और हर महिला को ये आना चाहिए और वो इसको रेगुलरली फॉलो करें। महीने में एक बार नहाते हुए ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें और अगर कुछ भी महसूस होता है तो वो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। तो हमने जान लिया कि किस तरीके से आप सेल्फ अपने ब्रेस्ट को आप एग्जामिन कर सकते हैं। डॉक्टर सागरिका, हम ट्रीटमेंट पर आएँ उससे पहले जैसे कि हमने बहुत बचपन से भी ये बात सुनी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन की अगर बात करें तो आज के समय में सर्विकल कैंसर के भी इंजेक्शंस जो है वो आने लग गए हैं। तो क्या हमारी साइंस ने इतनी तरक्की आज के समय में की है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर को भी प्रिवेंट करने के लिए क्या किसी तरीके के कोई इंजेक्शंस आज के दौर में मार्केट में मौजूद हैं? ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई ऐसी वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन हम एक तो जैसे कई बार डिस्कस हो चुका है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से हम उसे बहुत जल्दी शुरुआती मोड पे ही पकड़ सकते हैं। और दूसरा है कि एक छोटा सा सिंपल एक एक्सरे है, एक टेस्ट है जो एक डायग्नोस्टिक टूल है, मैमोग्राम, जिसके ज़रिए अगर हम उसे टाइम पे करवाते हैं तो बहुत छोटे स्टेज में भी, चावल के दाने से भी छोटे स्टेज में अगर कोई छोटा सा टिश्यू है जो कि हम फिंगर्स से नहीं उसको वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो वो पकड़ में आ जाता है और अर्ली स्टेजेस में फिर ट्रीटमेंट बहुत एक कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। तो जैसे यहाँ पे डॉक्टर सागरिका ने बताया कि आप किस तरीके से जो है इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर सागरिका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैमोग्राम जो आपने बताया है ये कौन से उम्र में जो है महिलाओं को, जो हमारी ख़वातीन हैं, इनको कौन से उम्र में जो है इसे करवाना चाहिए और कितनी बार करवाना चाहिए? क्या हर 6 महीने में एक बार करवाना चाहिए या साल में 2 साल में एक बार? वो भी आपसे हम ज़रूर यहाँ जानना चाहेंगे। तो 18-20 साल से करीब 40 साल की उम्र में हाँ महिलाएं खुद को एग्ज़ामिन करें और डॉक्टर के पास भी हर दूसरे तीसरे साल में आप एग्ज़ामिनेशन के लिए जा सकते हैं। ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन जो एक जनरल एग्ज़ामिनेशन होता है वो करवा सकते हैं। 40 की उम्र के बाद मैमोग्राम रिकमेंडेड है, ये हर साल कराया जा सकता है और अगर ठीक है, नॉर्मल है, तो फिर आप हर दूसरे या तीसरे साल में ही करवा सकती हैं। तो डॉक्टर सागरिका, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या बताएंगे उसके बारे में? तो ज्योत्सना, ब्रेस्ट कैंसर के 3 मेजर मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट के। एक तो फर्स्ट सर्जरी होती है कि हम सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी अगर कोई छोटी सी गांठ है तो सिर्फ गांठ को हम निकाल सकते हैं, और या फिर डिपेंडिंग ऑन कितना उसका एरिया कवर हो रहा है ब्रेस्ट टिश्यू का तो वो निकाला जा सकता है। तो सर्जरी एक मेजर इंटरवेंशन है जो किया जाता है। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी, ये दोनों चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से इस्तेमाल हो रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और इनमें बहुत एडवांसमेंट्स आए हैं। बहुत लास्ट कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि बहुत इसमें कई तरीके से इम्प्रूवमेंट्स आई हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो गए हैं। रेडिएशन का जो इम्पैक्ट है आसपास के स्ट्रक्चर्स में वो बहुत डिफ़ाइन हो गया है कि मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो डॉक्टर सागरिका, आज जो भी आपने तमाम हमें बातें बताई हैं, जो भी आपने जानकारियाँ दी हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे भी हम आपसे इसके बारे में जानकारियाँ ज़रूर हासिल करेंगे। तो नाजरीन, आइए हमारे इस शुमारे में बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का। तो नाजरीन, डॉक्टर सागरिका से अभी हमने जानी ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक कुछ खास बातें और हर बार की तरह इस बार भी अपने खास सेगमेंट में आपके लिए लेकर आए हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। पंजाबी माँ और उत्तर प्रदेश के कायस्थ वालिद की बेटी डॉक्टर मृदुला टंडन को बचपन से ही वो सब कुछ हासिल हुआ जिसकी वो तमन्ना रखती थी। एक पढ़े लिखे और खुशहाल खानदान से ताल्लुक होने का मृदुला को बहुत ज्यादा फायदा मिला। इत्तेफाक से कुदरत ने मृदुला को डॉक्टर माँ बाप के घर पैदा किया। खुद पढ़ लिख कर वो एक डॉक्टर बनी और उनकी शादी हुई एक इंजीनियर से। शुरू से ही पढ़ने लिखने में काफी तेज थी मृदुला और इसी वजह से उनके वालिदैन ने उन्हें हॉस्टल में रखकर पढ़ाया। जिद्दी मिजाज की मालकिन मृदुला ने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना तय कर रखा था, लेकिन
किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि उसी के दरमियान मृदुला के घर वालों ने एक इंजीनियर लड़के सतीश से उनकी मुलाकात करवाई ताकि एक दूसरे को समझ ले और शादी कर ले। लेकिन मृदुला ये नहीं चाहती थी, वो अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहती थी। लेकिन मृदुला को सतीश की शराफत और उनकी संजीदगी इतनी पसंद आ गई कि शादी के लिए वो ना नहीं कह पाई। 2 बच्चों की मां मृदुला दिल्ली में रहती है और बच्चे बाहर। बेटा सौरभ सिंगापुर में अपने बच्चों के साथ रहता है, वहीं बेटी अमेरिका में वेल सेटल्ड है। दिल्ली में रहते हुए मृदुला अपने शौक और पैशन के लिए हर मुमकिन काम को अंजाम देती हैं। दिल्ली में मृदुला कई इदारे भी चलाती हैं, जहां गरीब, बेसहारा, लाचार लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश में लगी रहती हैं। तो नाजरीन, अब वक्त हो गया है जानने का कुछ घरेलू नुस्खे। बेहतरीन और जायकेदार खाना भला किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन उस खाने को पकाने के पीछे की मेहनत को एक खातून ही समझ सकती है। यूँ तो कुछ मर्द हजरात भी खाना पकाने में काफ़ी माहिर होते हैं, लेकिन फिर भी बावर्ची खाने में अमूमन ख्वातीन ही नज़र आती हैं। सब्जियां काटना, छीलना, बनाना और फिर बाद में किचन की साफ सफाई और फिर टाइम से सबको लंच पैक करके देना, इसी में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए आज किचन में कुछ स्मार्ट वर्क करने की टिप्स ही जान लेते हैं। कई सब्जियों में प्याज और लहसुन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और प्याज को काटने, छीलने और पकाने के इस अमल में काफ़ी वक्त लग जाता है। फिर क्यों ना आप ये काम पहले ही करके रख लें। जिस दिन भी आप थोड़ा सा फ्री हो, कढ़ाई में तेल डाल लें, फिर कटे हुए प्याज को उसमें डालकर 2-3 मिनट तक तल लें। इसी तरह लहसुन की कलियों को भी भून लें और फिर इनको किसी जार में स्टोर करके रख लें। ये चीज़ें 7-8 दिन आराम से चल जाएंगी। इसे पीसना हो या फिर ऐसे ही डालना हो, बेफिक्री से बिना टाइम गवाए इसको इस्तेमाल करें और अपना कुकिंग टाइम सेव करें। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के शुमारे में दी गई जानकारियां आप सभी को बहुत पसंद आई होंगी और आप सभी इनसे ज़रूर फैज़याब होंगे। तो हमारे आज के शुमारे में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप सभी अपना और अपने अपनों की सेहत का ज़रूर रखें ख्याल। देखते रहिए डीडी उर्दू। खुदा हाफिज़। Check.